वेलकम बैक। हम आज मिल रहे हैं इंड AS 116 के क्वेरी सेशन के लिए। जो हम लास्ट में होमवर्क देते हैं उसकी क्वेरीज एड्रेस करने के लिए, या आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए। तो दो क्वेश्चन तो मुझे मालूम है। एक क्वेश्चन तो हमने आपको 45 तो कहा था हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और 46 भी डिस्कस करने को बोला था। तो पहले तो मैं अपने दो क्वेश्चन डिस्कस करूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप और कौन से क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले कौन सा करना चाहते हो, 45 या 46? पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो? मृदुल, पेज नंबर है इसका 7.3.26। तो सुलेना ने कहा जी पहले 46 नंबर कराओ, तो 46 का अगला पेज है। आइए जी मेरे साथ साथ। A retailer, Lazy, entered into 3-year lease of retail space beginning on 1st of April 2017। तो उसने एक 3 साल की लीज की है इस डेट को, with 3 annual lease payments of rupees 2 lakh due on 31st March 2018, 19 and 20 respectively. The lease is classified as ऑपरेटिंग लीज अंडर इंड AS 17। मतलब पुराने जमाने में हमने इस लीज को कैसे क्लासिफाई करा, हमने इसको क्लासिफाई किया एज ऑपरेटिंग लीज। फिर उसके बाद द रिटेलर इनिशियली अप्लाइज इंड AS 116 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनुअल पीरियड बिगिनिंग ऑन 1st of April 2019। इस डेट को उसने अपने पास पहली बार इंड AS अप्लाई किया। द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट्स एट द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, that is 1st April 2019, is 10%, and at the commencement of the lease it is 12%. The ROU asset is subject to straight line depreciation over lease term. Assume that no practical expedients are elected. The lessee did not incur initial direct cost. There were no lease incentives and there were no requirements for the lessee to dismantle and remove the underlying asset. Restore the site, यानी ड्रॉल भी नहीं है, मतलब वो कह रहा है जी और कोई भी चीज़ है ही नहीं है इसके अंदर। What would be the impact for the lessee using all the following transition approaches? Full retrospective approach, modified retrospective approach, alternative 1 and alternative 2। तो ये असल में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 का ये A और 2 का ये B। तो हमने अपने पास इन सब के अंदर ये करके दिखाना है। तो वैसे तो सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आप में से किसी ने ट्राई भी किया था क्वेश्चन? क्या आप में से शुभम कहता है मेरे भी 4 लेक्चर बचे हैं, तो फिर अब तो आपको ये दिक्कत होगी, ये समझने में दिक्कत आएगी आपको। तो मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन किसी ने करा भी है? तो मैं मानकर चल रहा हूं कि नहीं किया होगा। शुभम भी 2 हैं, एक और शुभम है, एक का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और एक का कैपिटल में नहीं है, ठीक है। हाँ देवांश बेटा, अभी इंड AS 1 का क्वेरी सेशन बचा हुआ है, और वो क्वेरी सेशन भी हम ट्राई करेंगे कि इस वीक में या अगले वीक में कहीं प्लान करके लगा दूं मैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 में पहले फोटो देखें। मुझे ये बताओ क्वेश्चन में लीज स्टार्ट कब हुई है? लीज स्टार्ट हुई है 1st April 2017। हमारे पास 3 साल हो गए, और वो हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर लीज की पेमेंट्स कब कब ड्यू हैं? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए
2,00,000 यानी इस डेट को पे होगा, इस डेट को पे होगा और इस डेट को पे होगा। और हमने इसकी क्लासिफिकेशन क्या कर रखी है? ऑपरेटिंग लीज की क्लासिफिकेशन कर रखी है। और हमने इंड एएस फर्स्ट टाइम लगाया है 1/4/2019। तो मुझे फटाफट से बताओ इसका इंड एएस हमने कब अप्लाई किया? हमने इंड एएस लगाया 116 यहां पर, 116 इंड एएस हमने यहां पर लगा दिया। वो कहता है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द इनिशियल एप्लीकेशन ऑन 1 अप्रैल इज 10%। यहां पर 10% है आईबीआर और कमेंसमेंट डेट पर यह था 12%, यहां पर आईबीआर था 12%। आरओयू को हम लोग डेप्रीशिएट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रीशिएट करते हैं आरओयू एसेट को। और इसके अलावा क्वेश्चन में वो कहता है और कुछ नहीं है, आपने अपने पास फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच लगानी है। ये हम सबसे पहले केस कर रहे हैं। तो केस नंबर 1, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। मुझे फटाफट से बताओ फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? आपने इंड एएस यहां लगाया 116, फुल रेट्रोस्पेक्टिव में आप कहां जाएंगे? आप बैक डेट पे चले जाएंगे, पूरी तरह से बैक डेट में चले जाएंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ, हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आरओयू एंड लीज लायबिलिटी एज ऑन 1/4/17। हम फुल रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ कि हमारे पास लीज लायबिलिटी जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 2 लाख। 3 इंस्टॉलमेंट किस रेट से लोगे? 12% के 10%? वेरी गुड डिंपल। तो हम ये लेंगे एट द रेट ऑफ 12%। मुझे फटाफट से ये बता दो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा। तो इसको ढूंढना पड़ेगा आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अनीश ने कहा 480,366। 480,366 ये आंसर दिया मुझे अनीश, अनुपम, शुभम, डिंपल, इन सब ने। ये बताओ, ये तो वैल्यूज इस दिन है, हमें और भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। बताना जरा कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यूज एज ऑन। अब हम बुक वैल्यू ढूंढेंगे। अगर इंड एएस यहां पर अप्लाई हो रहा है तो मुझे क्विकली बता दो, ये उसका करंट ईयर हो गया, ये उसका प्रीवियस ईयर हो गया और ये उसके पास आ गई इनिशियल एडिशनल बैलेंस शीट। तो आपको बुक वैल्यू कौन सी डेट की चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए आपको 31 मार्च 2018 की। तो फटाफट से मुझे बता दो आरओयू एसेट की बुक वैल्यू अगर 480,366 का है और 480,366 को आपने 3 साल में अमोर्टाइज करना है, तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन के बाद क्या बचा? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। शुभम ने कहा 3,20,000, मैं भी चेक कर लेता हूं। 4,80,000 366 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 320 244 320 244। और मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द लीज लायबिलिटी? लीज लायबिलिटी का बैलेंस 1/4/17 को होगा 480,366। फाइनेंस चार्ज 17-18 का फाइनेंस चार्ज कितना आ गया? 480,366 का 12% 57,644 प्लस 480 366 इज इक्वल टू 53,801। 800 कर दो। ये गलत नहीं हो गया क्या? 538,000,009 और हमने एक पेमेंट कर दी होगी ऑन लास्ट डेट 31 मार्च 18 को। हमने पेमेंट कितनी कर दी होगी? 2 लाख। तो क्लोजिंग बुक वैल्यू बच गई, क्लोजिंग बुक वैल्यू बच गई 338,010। ये बच गई मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू। अब मुझे ये बताओ
कि यहां तक हम पहुंच गए। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां से मैं यहां तक आ चुका हूं। एग्रीड। मैंने जिस डेट को सवाल करना था वहां से चला, पहले फुल रेट्रोस्पेक्टिव आया, उसकी वैल्यूज को ढूंढा, ढूंढने के बाद मैंने अपडेटेड वैल्यूज निकाल ली। अब मैं अपनी एडिशनल बैलेंस शीट पे जनरल बनाऊंगा। तो ऑन 1/4/18 जिस दिन आप एडिशनल बैलेंस शीट बनाते हैं, एडिशनल बैलेंस शीट वाले दिन आपका आरओयू एसेट कितने का बुक हो जाएगा? आरओयू एसेट होगा 320,244 और लीज लायबिलिटी होगी 338,010। डिफरेंस कहां जाएगा फटाफट से बताइए। बीइंग इनिशियल एसेट एंड लायबिलिटी, रिकॉर्डेड। तो 17,766, 17,766 रुपए। अब मुझे यह बताओ, क्या आपको अपना कंपैरेटिव ईयर्स 18-19 का डेटा भी चेंज करना पड़ेगा? क्या आपका कंपैरेटिव ईयर का डेटा भी बदल जाएगा? क्योंकि फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में आपका सारा डेटा चेंज होगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या फाइनेंस चार्ज फिर से कैलकुलेट होंगे? अब मैंने एंट्री डाल दी क्योंकि आपको अपने पास इसको करंट ईयर प्रीवियस ईयर फिगर में डालना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 338,010 का 12%। बताइए कितना टू लीज लायबिलिटी? 40,561। आगे बताओ और क्या होगा? मैंने फाइनेंस चार्ज लगा दिया तो मुझे अपनी लीज लायबिलिटी को पे भी तो करना है। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। ये बताओ, पेमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। जब लीज लायबिलिटी की पेमेंट की होगी तो पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, क्योंकि ये तो कंपैरेटिव का डाटा, यानी पेमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब वो पेमेंट हुई होगी तो आपने उसे कहां पर बुक किया था? तब आपने उसे लीज लायबिलिटी के अंदर एक्सपेंस में बुक किया था। तो आप उसको अब लीज एक्सपेंस को ही, जो कि आपका इंड एएस 17 में फिगर थी, उसको आप हटा देंगे। अब बोलेंगे साहब ये मुझे नहीं चाहिए। बीइंग लीज लायबिलिटी रेक्टिफाइड, ये हमने रेक्टिफाई कर दिया। और इसके अलावा एक एंट्री और आनी है, वो किसकी है? डेप्रीसिएशन की है। तो मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट्स टू आरओयू एसेट्स कितने रुपए आ जाएगा? डेप्रीसिएशन वही है 160, 122। वैसे तो मेरे पास यहां आने पर जो आपकी फर्स्ट डेट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑल द बैलेंसेस ऑन 1/4/19 विल बी ऑलरेडी एज पर इंड एस 116। वी डोंट नीड एनी चेंज। फिर भी मुझे बता दो बुक वैल्यूज क्या होंगी ऑन 1/4/19 को एज पर 116। आरओयू की बुक वैल्यू क्या आ रही होगी? विशेष कह रहा है सर ये एंट्री डालेंगे तो करंट ईयर में, एज वी कैन नॉट डू द बैक डेट एंट्रीज। विशेष ये एंट्रीज जो हम डाल रहे हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए। ये एंट्रीज कहीं पर भी नहीं डलती हैं, ये सिर्फ आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट को चेंज कर देती हैं। ओके, मतलब उसका सिर्फ इफेक्ट डाल करके आपको कंपैरेटिव चेंज करना होता है। तो 160, 122 का बैलेंस ये आ गया होगा और आपकी लीज लायबिलिटी का बैलेंस ढूंढ लो कितने का आ रहा होगा। तो लीज लायबिलिटी में आपने इतने रुपए जोड़ दिए और इतने रुपए घटा भी दिए, तो बैलेंस देख लो कितना है। शुभम का कहना है 178,571। ये एक अप्रोच थी, आपको पसंद आई है? ये सबसे ज्यादा करेक्ट अप्रोच है। एक्चुअल में यही होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अब क्या आ गए? दो अल्टरनेटिव और आ गए कि चलो ठीक है भाई, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव कर देते हैं, जुगाड़ बनाते हैं कुछ।
तो मुझे फटाफट से बताओ क्या जुगाड़ बनते हैं इसके अंदर। तो इसमें जुगाड़ क्या बनता है, दूसरी अप्रोच। अब मैं इसको यहां से रब कर दूंगा और मैं यहां बोलूंगा मॉडिफाइड। रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मेथड कौन सा, मेथड 1। अब मुझे यह बताओ इस मेथड में हम जब सवाल करते हैं तो फिर क्या होता है। क्या अब हम अपने पास रेट्रोस्पेक्टिव जब करते हैं तो अब जानते हो किसको रेट्रोस्पेक्टिव कर लेते हैं, हम खाली खाली आज ही के दिन अब हम अपने पास आज ही के दिन कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी लीज लायबिलिटी कितनी है, और आरओयू की हम बुक वैल्यू ढूंढते हैं कैसे, कि आरओयू को यहां से लेकर आएंगे और फिर ढूंढेंगे कि आरओयू की वैल्यू कितनी आती है। और इसके लिए रेट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रेट यूज करते हैं 10%, क्योंकि थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया कि बैक डेट का काम ज्यादा ना करना पड़े, थोड़ा सा करना पड़े। तो मुझे ये बताइए आप सबसे पहले क्या किसकी बुक वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑन 1/4/19 फॉर लीज लायबिलिटी। तो मुझे बताना लीज लायबिलिटी का बैलेंस कितना होगा। तो लीज लायबिलिटी का बैलेंस तो बड़ा सिंपल सा है, आप मुझे अब बताओ प्रोस्पेक्टिवली सिर्फ आपके पास कितने आप लायबिलिटीज बची हुई हैं, 2 लाख फॉर 1920, सिर्फ एक पेमेंट बची हुई है और आज का 10% का रेट है। व्हाट इज योर लीज लायबिलिटी। तो रजत ने कहा 18, 18, 18। देवाश इसमें एडिशनल बैलेंस शीट नहीं बनेगी, कंपैरेटिव ईयर आएंगे और वो कंपैरेटिव ईयर इंडिया 17 वाले चलेंगे, ठीक है, पुराने वाले कंपैरेटिव चलेंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये अलाउड है। तो इंडस्ट्री को रिलैक्सेशन दी गई है कि चलो ठीक है तुम ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, एक बार तो ऐसा हो ही जाएगा तुम्हारे साथ, आगे से तो ठीक करोगे। और मुझे बताओ व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ आरओयू एसेट्स। तो मुझे ये बताओ आरओयू एसेट को हम इनिशियली कैलकुलेट करेंगे 1/4/17 को, और कौन से रेट से करेंगे, 10%। तो मुझे फटाफट से बताओ आरओयू की वैल्यू ऑन 1/4/17 कितनी आ जाएगी। तो 1/4/17 तो कुछ मुश्किल है ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 लाख को 3 साल के लिए 10% का फैक्टर लगाएंगे तो कितनी वैल्यू आती है। रजत कैलकुलेट किया हुआ है। अनीश ने कहा 150, 262, 150 तो नहीं हो सकता। रजत ने कहा 497,370, 497,370। मुझे ये बताओ इसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन लगा दें। अब आपको ना प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है, तो डेप्शन कितने सालों की आएगी, 1 ईयर या 2 ईयर। डेप्रीसिएशन अब आपको कंपैरेटिव से कोई आप तो सिर्फ आज ही सीधा डायरेक्ट ठीक कर रहे हो। हाँ रवि, जैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं बिल्कुल वैसे करेंगे, कर उन्होंने भी यही रखी होगी, पर वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं तो मुझे खुद को कई बार समझ में दिक्कत होती है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो डेप्रीसिएशन 2 साल की आएगी। मुझे फटाफट से बताओ डेप्शन फॉर 2 इयर्स कितनी। तो डेप्रीसिएशन आ जाएगी हमारे पास 497,370। अगर ये डेप्रीसिएशन लगानी है इन 2 सालों की, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 331। रजत 331,580। तो हमने अपने पास इसको ढूंढ लिया। तो मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज द आरओयू एसेट ऑन 1/4/19। ये 17 का बैलेंस था ना, 2 साल डेप्रिशिएट करके यहां का बैलेंस ढूंढ लिया। तो दिस विल बी 165,790, 165,790। अब मुझे ये बता दीजिए, अब इसके लिए आपको आज ही एक एंट्री डालनी है, 1/4/19 को एक एंट्री डाल देनी है। आज अपना आरओयू एसेट बुक करो। अब आपने कंपैरेटिव में कुछ किया नहीं, आज ही बुक करना है 165,790। आज ही लीज लायबिलिटी जो आपने ढूंढी थी 181818 वो बुक करो, डिफरेंस डालो, रिटेन्ड अर्निंग्स बीइंग अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड।
16,028, 16,028। अब मुझे ये बता दीजिए कि हम अपने पास इसके बाद एक और भी काम करेंगे, वो है मॉडिफाइड अप्रोच। मेथड 2, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो मुझे फटाफट से बताओ इस केस में क्या होगा। हम बुक वैल्यू ढूंढेंगे अपने पास, कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑन 1419 फॉर लीज लाइबिलिटी। तो पहले भी ढूंढी थी आपने, 2 लाख इंटू 1 इंटू 10%, 181818, और यही आपका आज का एसेट है, ROU एसेट्स टू लीज लाइबिलिटी, 181818, ये आपका तीसरा तरीका है, बीइंग ROU एसेट्स एंड लीज लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। तो आपका ये मेथड भी हो गया, ये मेथड भी हो गया, जो सा पसंद है वो करिए, अपने पास जो पसंद आता है वो करिए। तो इट इज नॉट टफ, बट एनीवे, एक बच्चे ने ये भी कहा था कि सर ये क्वेश्चन अब रेलेवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हमारी ट्रांजिशन का टाइम पीरियड हो चुका है तो अब ये रेलेवेंट नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि जिनका एप्लीकेशन होना था हो चुका, बट बाकी इंस्टीट्यूट का पता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही डिट्टो उठाते हैं और कॉपी कर देते हैं, ये दिमाग नहीं दौड़ाते उसके अंदर। तो आई हैव टू डू वन मोर क्वेश्चन विद यू, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। इंटरेस्टिंगली 45th क्वेश्चन इज इक्वल टू वन मोर क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी आपको रोका हुआ है, विच इज क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, क्वेश्चन 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 45, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, और ये हम अपने पास सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके साथ डील करना चाहते हैं। और 2 क्वेश्चन मैंने आपसे कहे थे कि आप ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डिलीट करना है, वो क्वेश्चन है जो डिलीट करना है वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर, वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा वो। अमन कह रहा है 65। अच्छा 65 भी बचा है, 65 भी अलग करा देंगे, ठीक है, 65 भी करा देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम पहले अपने पास ऐसा करेंगे, पहले अपने पास हम क्वेश्चन कर रहे हैं 45। हाँ श्रेया, वो 2 क्वेश्चन थे, वो 60 है क्या? अभी देख लेता हूं श्रेया। मेरे को ढूंढा तो उस समय दिखाई नहीं दिया। तो ये क्या कह रहा है? इन एंटिटी सेलर लेजी। सेलर लेजी का क्या मतलब है, पहले तो ये बताओ। सेलर लेजी, सेलर मतलब जिसने बेचा भी है, और लेजी मतलब लीज पर लिया भी है। सेलर लेजी, समझ में आई? मतलब बेचा और वापस लीज पर ले लिया। सेल्स अ बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी। बायर लेजर, बायर लेजर, इसका मतलब हमने अपने पास किसी को बेचा, उसने बाय कर लिया और उसने बाद में हमको लीज पर दे दिया। फॉर कैश ऑफ ₹30 lakhs, तो हमने अपने पास इसको सेल किया है फॉर ₹30 lakhs। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजैक्शन द बिल्डिंग इज कैरिड एट कॉस्ट ऑफ ₹15 लाख। तो ये 15 लाख क्या चीज है? कैरिड एट कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू 15 लाख। At the same time, seller lessee enters into contract with buyer lessor for right to use the building for 20 years with annual payments of ₹2 lakh payable at the end of each year। तो हमने अपने पास पहले सेल किया और सेल करके वापस हमने लीज पर ले लिया फॉर 20 years, और उसका रेंट कितना है? 2 लाख 20 साल के लिए। The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of building
by seller lessee satisfies the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in 115 revenue फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। कहता है जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो इस तरह की है कि बिल्डिंग ट्रांसफर बाय सेलर लेजी सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट फॉर इंड एएस 115, मतलब वो सेल मानी जानी चाहिए, सेल कंडीशन सेटिस्फाइड। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द डेट ऑफ सेल इज ₹27 लाख। Initial direct cost, if any, are to be ignored. The rate implicit in the lease is 12%, which is readily determinable by the seller lessee. फिर वो कहता है buyer lessor classifies the lease of building as an operating lease. buyer lessor के पास वो कहता है ये operating lease है, तो buyer lessor की तो बात अलग हो गई। How should the said transaction be accounted by seller lessee एंड बायर लेजर? कहता है दोनों के बारे में आप हमको बताइए कि इसके अंदर हमको कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं जी? तो क्वेश्चन को देखें फिर से एक बार। यही क्वेश्चन 64 भी है। तो वो कहता है जी हमने अपने पास क्या किया, एक सेलर है और वही लेजी है। हमने अपने पास एक सेल कर दी है, सेल फॉर ₹30 लाख। हमने अपनी एक बिल्डिंग बेच दी है जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, जिसकी बुक वैल्यू थी 15 लाख। और उसी समय सेलर लेजी ने इसे 20 साल के लिए वापस से लीज पर भी ले लिया। 20 इयर्स के लिए उसने वापस लीज पर ले लिया, जिसका रेंट है 2 लाख, जिसका रेंट है 2 लाख। और वो कहता है टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि ये जो सेल है, सेल क्वालिफाइज, सेल, हमने सेल को क्वालिफाई करवा दिया। इसका मतलब ये जो सेल है ये एक्चुअल सेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झूठ फरेब नहीं है। और वो कहता है कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, तो मैं आपको इसकी फेयर वैल्यू भी यहां लिख दूं। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसकी फेयर वैल्यू है 27 लाख। और वो कहता है बाकी इसका इम्प्लिसिट रेट कितना है, IRR कितना है, वो कहता है 12% इज द इम्प्लिसिट रेट विच इज रेडिली डिटर्मिनेबल। बायर लेजर की बात बाद में करते हैं, अभी हम सेलर लेजी की बात कर रहे हैं। जो बायर है वो लेजर भी हो सकता है, माने हाँ रवि मैं तुम्हें अपने पास अपना कार बेच देता हूं तो आप बायर हो गए, और वही कार आप मुझे लीज पर दे दो तो आप लेजर भी हो गए। ओके, तो इसका मतलब 2 पार्ट हो गए ना तुम्हारे, तुम बायर भी हो और लेजर भी हो क्योंकि तुम मुझे लीज पर वापस दे रहे हो, ठीक है। और मैं सेलर भी हूं और लेजी भी हूं क्योंकि मैंने सेल भी किया और मैंने वापस लीज पर ले लिया। मुझे फटाफट से ये बताओ, जब फेयर वैल्यू 27 लाख है और 30 लाख का सामान बिक रहा है और सेल प्रॉपर क्वालिफाई कर रही है कि सेल कंडीशन है, मुझे बताओ वो आपके चाचा का लड़का है जो आप उसको 3 लाख रुपए ज्यादा महंगा बेच रहे हैं और वो खरीद भी रहा है। फटाफट से बताओ भाई, सेल की कंडीशन पूरी हो रही है पर प्राइस आप उससे 30 लाख मांग रहे हो और वो दे भी रहा है। फेयर वैल्यू 27 लाख और आपको वो 30 दे रहा है, तो ये 3 लाख को हम क्या मानेंगे? तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लोन विच इज इक्वल टू जो भी आपका सेल प्राइस है
अगर उसमें से फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस कर दें तो ये आपका लोन है। भाई 30 लाख का एसेट है, आपने 30 लाख का एसेट बेचा है, 27 लाख उसकी फेयर वैल्यू है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन? 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ लोन। 3 लाख तो आपके पास सीधा सीधा लोन आ गया। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने ये कर दिया है तो अब मुझे ये बताइए कि व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री फॉर सेल। आराम से सोचे और बताएं। भाई 3 लाख का तो लोन है, तो सेल के अंदर एंट्री डालेंगे तो क्या एंट्री बनेगी बताइए जरा। बैंक में कितने पैसे मिलेंगे? बैंक में तो आपको मिलेंगे 30 लाख, लेकिन जो आपका एसेट है वो अभी मैं लिखता हूं कितने का है, और आपने लोन में कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए? लोन में ट्रांसफर कर दिया आपने 3 लाख, ये आपका लोन हो गया। हाँ, विशेष ये लोन वापस करना होगा, अभी मैं बताऊंगा वापस कैसे करना है। और एसेट को मैं लिखूंगा बुक वैल्यू पर। मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट? ऊपर लिखा हुआ है बुक वैल्यू है 15 लाख। तो मेरे पास इसको सेल करने पे डिफरेंस आ गया, तो मुझे जल्दी से बताइए डिफरेंस कितने का आ गया? 15 3 18, 12 लाख का डिफरेंस आ गया गेन ऑन सेल। बीइंग एसेट सोल्ड, ये कौन से दिन एंट्री हो रही है? ये डे 1 पर हो रही है। जब आपने सेल किया है डे 1 पर, तो डे 1 पर ही आपने ये काम कर दिया। मुझे ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ब्लैक पेन से लिख देता हूं, रेड से थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। स्टेप नंबर 3। अब मुझे ये बताओ, आज ही आपने लीज पर भी ले लिया, तो जर्नल फॉर लीज, क्योंकि आपने लीज पर ले लिया तो भाई लीज की भी तो एंट्री होगी, क्योंकि आपने लीज पर ले लिया। सेल एंड लीज बैक है तो सेल की एंट्री डालो, तो लीज बैक की भी तो एंट्री आएगी कि आप लीज पर कोई चीज ले रहे हैं। जैसे ही जर्नल की बात आ गई तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी। तो अब ये बताओ, अगर 2 लाख रुपए 20 साल के लिए हो और आज का रेट 12% है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ROU एंड लीज लायबिलिटी? क्योंकि आपको 20 साल तक 2-2 लाख रुपए पे करने हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ही आपका ROU एसेट है और ये लीज लायबिलिटी भी है। तो शुभम ने कहा 1493,889। और भी किसी स्टूडेंट ने देखना है तो देख लो 1493,889। बट अमन का आंसर अलग आ रहा है, तो मैं रुक जाता हूं, मैं एक वैल्यू के बाद रुक जाता हूं कि आप चेक कर लें। अनीश का आंसर वैसे 1493 है, तो अमन और जया का भी आंसर 1493 है, तो इसका मतलब 1493 करेक्ट है। अमन, आपका आंसर में कुछ गलती है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास उसकी वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लोन है ये पे होगा तो इसी में से तो पे हो रहा होगा। आराम से सोचें भाई, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा कि ये 2-2 लाख रुपए 20 साल तक देगा, तो मैं ये कह रहा हूं क्या इसी में ही ये 3 लाख रुपए का लोन भी इसी में ही पे नहीं हो रहा? इसका मतलब ये कि 1493 इंक्लूड्स लोन, इसका मतलब लेस लोन। जो हमने इनिशियली रिकॉर्ड किया है वो भी तो इसमें से पे हो रहा होगा, इनिशियली रिकॉर्डेड। तो मुझे फटाफट से बताओ कितने का लोन आपने रिकॉर्ड किया था? 3 लाख। तो हम जब पेमेंट करेंगे 1493 की, तो उसमें भी हम जो लोन की रीपेमेंट करेंगे वो तो 3 लाख की करेंगे। तो हम फॉर लीज कितनी पेमेंट करेंगे? लीज की पेमेंट कितनी करेंगे? 1193,889। हम जो लीज की पेमेंट करेंगे तो कितनी पेमेंट करेंगे? 1193,889। हाँ शोभित, ठीक है। अब मुझे यह बता दीजिए कि अगर यह है तो आप नहीं लिखना, मैं थोड़ी सी गलती करूंगा फिर उसके बाद उसको ठीक करूंगा। तो मुझे यह बताओ ROU एसेट कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए और लीज लायबिलिटी कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए हमारे पास 1193,889 की, और मुझे अपने पास ROU एसेट भी बुक करना चाहिए 1193,889 का।
ये एंट्री में कुछ गड़बड़ है, मुझे ये बताइए। यही वाली बात हमने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताई थी कि ये वैल्यू कैसे आती है। हाँ, गार्गी कह रहे हैं सर इसमें 1493 ROU एसेट है ना। हमने अपने पास जब पेमेंट 3 लाख रुपए की इसमें करनी है, तो यानी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू में हम लोन भी तो पे कर रहे हैं। 3 लाख का जो लोन है वो हम पे कर रहे हैं, तो ये तो ट्रांजैक्शन सीधी सीधी हो गई ना कि यहां लोन लिया और इसमें पे कर रहे हैं, तो ये लोन का तो काम खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए ROU एसेट कितना बचेगा? वो तो 1193 का बचेगा ना, 1193,889, क्योंकि आप इसमें से इतना तो लोन पे कर रहे हैं, तो आप ROU के लिए कितना पे कर रहे हैं? इतना पे करेंगे। हाँ, विशेष लोन के एडजस्टमेंट अभी मैं बता दूंगा। पहले एक काम करते हैं, जिनको अभी तक समझ में आया उनको आगे लेके चलता हूं, क्योंकि आप विशेष अब उल्टा चल पड़े। ठीक है, तो मैं इस पर फिर लौट के आ जाऊंगा, लेकिन अब एक बार मेरे को एक बात बतानी है, वो बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे करूंगा। तो क्या मैंने एक बात बतानी है जो पहले नहीं बता रखी थी, रदर वहीं पर मैंने कहा था उसको क्वेश्चन के दौरान समझा देंगे, वहां पहुंच गया हूं मैं। क्या आप तैयार हैं? तो मैं अपने पास उस बात को बताना चाहता हूं, और नीला पेन उठा लेता हूं मैं। तो सुनिए बात को ध्यान से। अब ये बताओ, हमने एसेट को जिसकी फेयर वैल्यू 27 लाख थी, हमने बुक्स में 15 लाख का रिकॉर्ड कर रखा था। क्या हमने अपने पास ये एसेट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखा था बैलेंस शीट में? यस और नो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। क्या कंपनी हैड अ पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग assets at fair value? अगर ऐसा होता तो बताओ, एसेट बुक्स में 27 लाख का आ रहा होता, एसेट बुक्स में 15 लाख का आ रहा है। मुझे ये बताओ, कंपनी ने अपने पास इसे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। एग्रीड और नॉट एग्रीड? इसने अपने पास इस एसेट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, इसने कम वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रखा था। मुझे अब ये बताओ, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू करना जरूरी है? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू करना जरूरी है? अब दफ्तर में काम करते हो तो डिंपल ने कहा हाँ रीवैल्यू करना जरूरी है, हालांकि मैंने इंडिया 16 नहीं पढ़ा रखा आपको, फिर भी इंटरमीडिएट में तो आप पढ़कर आए ही हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या रीवैल्यू करना जरूरी होता है? द आंसर इज नो। आप अपने पास इस एसेट को फेयर वैल्यू पर दिखाएं, ओके, ना दिखाएं और आप कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे दिखाएं, दिस इज ऑल्सो ओके। इसका मतलब ये हो गया, इसको रीवैल्यू करने का कोई मतलब नहीं होता। हम कभी कोई हमको कहे तो हम कर सकते हैं, वरना नहीं करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं, ये बिल्डिंग जो मैंने सेल की है वही लौट कर आई है? जो मैंने बिल्डिंग सेल की है वही लौट कर आई है, क्योंकि उसी को सेल किया था। ये जो सेल किया है हमने एसेट, वही एसेट वापस लौट कर आया है। जिसको मैंने पहले फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया था, क्या उसे अब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें या कंपनी की पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू करें? क्योंकि इन सब्सटेंस कंपनी उसी एसेट को वापस ले रही है। तो हमने इसलिए इसे क्या कर दिया कि हम इसको उसी प्रोपोर्शन में रिकॉर्ड करेंगे कि पहले कंपनी 27 में से 15 रिकॉर्ड करती थी, 27 में से 15 का एसेट रिकॉर्ड करती थी। तो फिर 1193 में भी वो उतना ही प्रो राटा रिकॉर्ड करेगी। ये है वो पॉइंट्स प्रो राटा रिकॉर्ड करने की। क्या मैंने अपने पास इसको उसी वैल्यू पर बना दिया, उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में हमने पहले मशीन को रखा हुआ था? मैंने कहा उसी पॉलिसी को अगर फॉलो करें तो यहां पर प्रो राटा वैल्यू इतने की आनी चाहिए। एंड जया हैड सेड इट इज 663 272। अब मुझे ये बताओ, इसमें डिफरेंस आ जाएगा।
तो 1193 में अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं, लीज लायबिलिटी तो वही है, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस कहां चला जाएगा? तो डिफरेंस हमने डाल दिया P&L में, बैलेंसिंग फिगर। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने रुपए का आ गया? डिफरेंस आ गया, डिंपल ने कहा 530,617, 530,617 बीइंग एसेट ऑब्टेन्ड ऑन लीज। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका नेट P&L में इफेक्ट है, बताओ वो कितने का आ गया? नेट P&L में इफेक्ट कितना आ गया? आपने यहां पर गेन दिखाया था कितने का? 12 लाख का। और यहां लॉस दिखाया है आपने लीज पर 530 का, 530,617। तो आपको नेट P&L में कितने का इफेक्ट आ गया? हाँ, मैं अभी शोभित फिर से बताऊंगा, पर अब एक बार मैं इसका आंसर दे दूं आपको, फिर पूरा कर रहा हूं मैं, ठीक है? आई विल डिस्कस अगेन, दो नो प्रॉब्लम। 669,330, 669,383। ये मैंने आपको एक पार्टी की बातें बता दी कि एक पार्टी का तो अकाउंटिंग ये है, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। एक पार्टी की मैंने बुक्स बता दी, मैं दूसरी पार्टी की बुक्स अभी नहीं बताई है, दूसरी पार्टी की बुक्स भी बता दूंगा, बट उसकी बुक्स बताने से पहले वी हैव सम क्वेरीज। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। निहार, मेरी बात को फिर से सुनेंगे। क्या मैं इसे रब कर दूं पूरा का पूरा? क्योंकि ये रहेगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। रब कर दो। प्रिंट आउट ले लिया है, आप उसको बाद में चाहें तो लिख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, किसी बच्चे से बात करते हैं। शोभित, आप इसे बात करते हैं, ठीक है? शोभित, शोभित आप मुझे अपनी चलो मैं अपनी कार आपको बेच देता हूं। तो शोभित, मैंने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है शोभित? मैंने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की और मैंने एक साल उसको डेप्रीशिएट कर दिया, और डेप्रीशिएट करके मैंने बैलेंस शीट में उसे दिखा दी 9 लाख रुपए। मजे की बात है, कार बहुत ही अच्छे हालात में है और इसकी मार्केट वैल्यू जो है, इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है। मुझे फटाफट से बताओ, अगर इस कार के अंदर मैं इसका करेक्ट वैल्यू करूं तो क्या आपको 3 लाख का गेन दिखाई देता है इसके अंदर? फटाफट से बताओ। अभी कोई लीज बैक की बात ही नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक कार है जिस पर मैंने एक साल डेप्रीशिएट लगा दिया, तो मेरी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 9 लाख की आ गई, बट इट हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 12 लाख। देयरफॉर दिस कार हैज अ गेन ऑफ रुपीज 3 लाख विच इज अनरिकॉर्डेड। क्योंकि मैंने मार्केट वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया, गेन है पर अनरिकॉर्डेड है। कोई दिक्कत तो नहीं है? गेन है पर अनरिकॉर्डेड है। क्या आपको मशीन को या कार को फेयर वैल्यू पर दिखाना जरूरी है क्या शोभित? नहीं। तो याद रखना, मेरे पास 3 लाख का गेन है पर यह अनरिकॉर्डेड है। क्या इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो यह मेरी एक पॉलिसी बता रहा है। पॉलिसी क्या बता रहा है? आई डू नॉट वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट। मैंने कहा साहब मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मेरी पॉलिसी है, मैं भी इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूं, अनरिकॉर्डेड है। क्या यह पॉलिसी आपका AS 16 एंड AS 16 अलाउ करता है कि आप अपने पास इसकी रिवैल्यूएशन मत करो और इस गेन को मत रिकॉर्ड करो? क्या यह अलाउड है? द आंसर इज यस। पहले मुझे बताओ शोभित, यह बात समझ में आ गई? हाँ निहार, अब मैं पहले पूरी बात बता रहा हूं ना, तो इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। अभी आपको कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है कि मैं कोई ऐसे ऐसे समझ में आ गया। मैं पूरा दोबारा बता रहा हूं, आप लिसन करो, ठीक है? ये बताओ, ये गेन अगर मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, ये मेरी पॉलिसी है। अब एक घटना घटित हुई, मैंने इस कार को सेल किया एंड वापस लीज पर ले लिया। इन सब्सटेंस क्या ये सेल हुई है? फटाफट से बताओ। इन सब्सटेंस क्या ये सेल हुई है?
अगर मैं आपको इन सब्सटेंस पूछूं तो क्या ये सेल हुई है? जब आपने सेल किया और आपने वापस लीज पर ले लिया। मैं आपको अपना एसेट बेचता हूं और वापस लीज पे ले लेता हूं, तो एक्चुअल में तो वही एसेट लौट कर आया, कोई अलग एसेट नहीं आया। वही वाला एसेट, वही वाली कार, वही वाला एसेट वापस लौट कर आ गया। हमारा इंड एएस कहता है इन सब्सटेंस सच एसेट शुड हैव सेम पॉलिसी एज अर्लियर। भाई उस एसेट पर, उस कार पर जो तुम्हारी पहले पॉलिसी थी, वो कहता है वही पॉलिसी अब भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है शोभित? भाई आप जो पहले कर रहे थे अब भी वही करेंगे, क्योंकि रियल में तो आपने कुछ खरीदा बेचा है ही नहीं है। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं व्हेन यू सोल्ड इट, तो आपने एक जनरल एंट्री डाली, फटाफट से बताओ, बैंक में सेल कर दिया और महंगा नहीं बेचा, मैंने मार्केट वैल्यू पर ही बेच दिया। फटाफट से बताओ, जब मैंने बुक वैल्यू रखी तो क्या वो गेन जो मैंने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना था, वो अनजाने में वो गेन बुक हो गया? क्योंकि जब आपने सेल किया तो वो गेन बुक हो गया। इस गेन को तो मैं बुक नहीं करना चाहता था, पर ये तो गेन बुक हो गया। बताओ ये गेन क्यों बुक हो गया? क्योंकि आपने सेल की, और सेल करी तो आपको 3 लाख रुपए रियलाइज हो गए, रियलाइज हो गए तो गेन बुक हो गया, और यही एसेट वापस लौट के आ गया। जब ये वापस लौट कर आया तो अब ये बताओ, जब तुम किसी को महंगी कार बेच रहे हो, महंगी मतलब मार्केट वैल्यू पर बेच रहे हो, तो वो तुमसे वापस जब लेगा, तुमको वापस देगा, तो क्या मार्केट वैल्यू पर ही नहीं कर लेगा आपसे? ये बताओ शोभित, अगर तुम मुझसे कार खरीदोगे मार्केट वैल्यू पर, तो जब लीज पर दोगे तो सस्ता करके दोगे कि उतने का ही दोगे? उतने का ही दोगे शोभित, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आप कहोगे पागल थोड़ी ना हूं मैं। तो ये बताओ, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं ऑफ लीज रेंटल, तो शोभित आप मुझसे कितने पैसे रिकवर करोगे? फटाफट से बताओ, आप मुझसे कितने पैसे रिकवर करोगे? अगर मैंने आपको कार 12 लाख की बेची है, आपको कार चाहिए नहीं है, आपने मुझे वापस कार दे दी, तो मुझे ये वापस कार कितने की करोगे? वेरी गुड, 12 लाख रुपए की तो वापस करोगे मुझको। ओके, नाउ प्लीज सी शोभित, सेल एंड लीज बैक से गेन अननेसेसरीली बुक हो गया और मेरा एसेट हाई वैल्यू पर रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वही एसेट लौट के आ गया तो ये 12 का रिकॉर्ड हो गया और उधर हमारा P&L में गेन आ गया। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई इट, तो व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके साथ एक रेशियो मल्टीप्लाई करो, कि मैं पहले 9/12 एसेट दिखाता था, तो अब भी मैं 9/12 ही एसेट दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैं 9/12 दिखाऊंगा, मेरे को यहां पर लॉस दिखाई दे जाएगा। ओ, मुझे क्या दिखाई दे जाएगा? लॉस। पर घबराने की बात नहीं है, ये लॉस और ये गेन दोनों सेट ऑफ हो जाएंगे और अल्टीमेट इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सेल एंड लीज बैक में क्या सेल भी हो गई, लीज पर वापस भी आ गया, एसेट को दबा करके रखा है। बताओ, दबा दिया मैंने क्या एसेट को? एसेट 12 लाख की मार्केट वैल्यू का है, पर मैंने उसे 9 का रिकॉर्ड किया है। तो क्या मैंने एसेट को दबा के रिकॉर्ड किया है? कम वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है। घबराए नहीं, इससे मुझे लॉस हो गया, पर यह लॉस हो गया तो पहले गेन भी हो गया था, दोनों सेट ऑफ हो गए, हिसाब बराबर। इसका मतलब ऐसी स्थिति के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर आपको अपने पास एंट्रीज ये डालनी चाहिए, इसलिए प्रोराटा होता है। हां, सर्वेश कह रहा है इंड एएस ने तो सारी चालाकी खत्म कर दी। यही तो, कि तुम अपने पास अब 1 मिनट के लिए अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे बताओ इसमें क्या चालबाजी हो जाती। सर्वेश की बात मैं सबको समझाता हूं। यह P&L का गेन आपका एक ही बार में P&L इनकम के रूप में आ जाता और आप नाचना शुरू कर देते। आज ही आपको P&L आ जाता और आप आज ही नाचना शुरू कर देते। एग्रीड। और फिर शेयर होल्डर को तो बेवकूफ बना देते 3 लाख के गेन से। तुम अपना एसेट जब 12 लाख का रिकॉर्ड करते तो डेप्रीसिएशन 12 लाख पे लगाते कि 9 लाख पे लगाते? जब एसेट को ही 12 का रिकॉर्ड करते तो किस पे डेप्शन लगाते? 12 पे लगाते।
तो क्या तुम डेप्रिसिएशन भी फ्यूचर में ज्यादा लगाते? हाँ, क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि आने वाली डेप्रिसिएशन को आज गेन के रूप में दिखा दिया मैंने? आराम से सोचो, आने वाली डेप्रिसिएशन को मैंने गेन में रिकॉर्ड कर दिया और आज मैंने शेयर होल्डर्स को रोजी पिक्चर दिखाई। मैंने कहा 3 लाख का फायदा हो गया मुझको। यह भी तो है कि उसका 3 लाख का फ्यूचर में खर्चा आ रहा है। हाउ इट शुड बी रेक्टिफाइड, वो कैसे होना चाहिए? आज इस एसेट को 12 का रिकॉर्ड ही मत करो, 9 का रिकॉर्ड करो। फ्यूचर की डिडक्शन ठीक हो जाएगी। बोलो हाँ, फ्यूचर की डिडक्शन क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। फ्यूचर की डिडक्शन ठीक हो जाएगी, उस लॉस से वो गेन सेटअप हो जाएगा, सारा का सारा काम टनाटन बढ़िया हो जाएगा। ये इंड एस कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सर्वेश ने कहा एसेट भी बिना बात के बढ़ जाते, बिल्कुल ठीक, वो भी ठीक हो जाएंगे, एसेट भी ठीक हो जाएंगे, खर्चा भी ठीक हो जाएगा, गेन भी ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल गेट रेक्टिफाइड। अब मैं आपसे एक और बात कर रहा हूं, मैंने इस सवाल में तो एग्जाम्पल में नहीं डाला था, किसी और ने पूछी थी क्वेरी, मैं भूल गया उनका क्या नाम ने। तो उन्होंने कहा था सर हम ज्यादा वैल्यू पर सेल करते हैं तो लोन क्यों बना देते हैं? फटाफट से बताओ, हम ज्यादा वैल्यू पर सेल करते हैं तो लोन क्यों बना देते हैं? भाई सीधा सीधा कॉमन सेंस है। मैं जितने की ज्यादा आपको सेल करूंगा, आप मुझसे वो रिकवर फ्यूचर में करोगे। अगर मैं आपको बहुत ज्यादा महंगा फेयर वैल्यू से भी ज्यादा माल बेचूंगा तो आप फ्यूचर में उसकी रिकवरी करोगे मुझसे। जब उसकी फ्यूचर में रिकवरी करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे अपना एसेट कितने का मुझे अपने पास जब सेल दिखानी चाहिए तो कितने की दिखानी चाहिए? जितना एडिशनल कंसीडरेशन आई है मुझे उसको क्या मानना चाहिए कि ये मेरा पहले से ही लोन है और यही लोन मैं लेटर ऑन रीपे कर दूंगा। तो जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में वापस एक बार आ जाते हैं और मुझे फटाफट से उस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर भी मुझे बता दो जरा एक बार उस क्वेश्चन को फिर से, मतलब आपको दिखाई देगा कि ये इतना लंबा चौड़ा करते हैं, मुझे वो सब चाहिए ही नहीं है। फटाफट से वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो भी नंबर था उस क्वेश्चन के लिए मुझे बताइए, फटाफट से बताइए। जब आपने एंट्रियां डालनी है, कितनी मरियल एंट्रीज हैं? यू सोल्ड द एसेट फॉर हाउ मच? 30 lakhs, और आपने लोन में डाल दिया 3 लाख, क्योंकि आप जितने ज्यादा पैसे का बेच रहे हैं मोर देन फेयर वैल्यू, वो आपको रीपे करना पड़ेगा। एसेट कितने का आ गया था? 15 लाख, और बाकी गेन कितने का बुक हो गया था? गेन ऑन सेल 12 लाख। क्या शेयर होल्डर नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? इस एंट्री के बाद शेयर होल्डर नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? वो नाचेंगे, वो कहेंगे बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, गेन ऑन सेल बुक कर दिया हमने, 12 लाख का गेन ऑन सेल हो गया। वापिस लीज पर ले लिया हमने। जब वापिस लीज पर लिया तो लीज लायबिलिटी, कितने की लीज लायबिलिटी थी? 1493, मैं आगे भूल गया कितनी थी। लीज लायबिलिटी जो आपने निकाली थी वो कितनी थी? 1493,889। लेकिन इसमें से 3 लाख तो आपने यही वाला लोन रीपे करना है। तो लीज लायबिलिटी, भाई ये लायबिलिटी तो पहले बुक कर चुके ना, अब ये क्या मैं दोबारा से बुक कर दूं? अगर एक बात बताओ, अगर मैं 1493,889 को दोबारा बुक कर दूं तो लायबिलिटी कितने की हो जाएगी बैलेंस शीट में? फटाफट से बताओ। अगर मैं 1493 को पूरा लिख दूंगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1793 की हो जाएगी। रियल में जो हमने पेमेंट करनी है, जो रियल में पेमेंट करनी है, इस लोन की कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी है, इसी 1493 में पे करनी है। ये लोन कोई अलग से पे नहीं होना, इसी में ही पे हो जाना 1493 में। तो लीज लायबिलिटी क्या 1493 का आना चाहिए? नहीं, 1193 का आना चाहिए। एग्रीड? अगर ये 1193 का आना चाहिए तो फिर एसेट भी कितने का आना चाहिए? 1193 का ही आना चाहिए। लेकिन तुमने अपने एसेट को पहले दबा रखा था। कितना दबा रखा था? 27 के एसेट को तुमने 15 दिखा रखा था। तो तुमने कितना प्रोराटा एसेट इसे बना देना चाहिए, तो हमने उसको प्रोराटा वैल्यू ढूंढ ली कि इसकी प्रोराटा वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अमन कह रहा है 3 लाख की भी तो पीवी होनी चाहिए। 3 लाख तो पीवी पर ही है ना, आज की डेट पर है, तो ये तो है ही प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आपने 30 लाख में लिया है, आज ही 3 लाख, और ये 3 लाख हमारे पास इस अमाउंट के अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है। मैं आपको फिर भी, अगर आपकी बात है तो मैं उसको चेक करवा दूंगा।
663, 272 और डिफरेंस कहां चला गया हमारे पास? लॉस। ये लॉस और गेन आपस में सेटअप हो जाएंगे तो शेयर होल्डर नाचना बंद कर देंगे। 530 617, 530 617। अमन का एक क्वेश्चन है। अमन मुझे ये बताना कि हम फ्यूचर के अंदर, वैसे बस यही है और सवाल में कुछ नहीं है। अमन ये बताओ हमने लीज पेमेंट्स कितनी करनी है? 2 लाख। ठीक अमन, ये लीज के पेमेंट्स हैं जो मुझे करनी है। मुझे बताओ आपने इस पर 2 लायबिलिटियां बुक कर रखी हैं। एक तो लोन बुक कर रखा है 3 लाख का और एक आपने लीज लायबिलिटी बुक कर रखी है 1193,889। तो इसका मतलब अमन ये हो गया कि ये जो 2 लाख पे कर रहे हो ना, इसका कुछ अमाउंट इसमें जा रहा है, कुछ अमाउंट इसमें जा रहा है। दोनों की इस रेशियो में अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आपकी फिगर मिल जाएगी। समझ में आई अमन? जो आप पूछ रहे हैं कि ये लोन रीपे जो करना है हमने, कि इस 2 लाख की पेमेंट में आप अपने पास इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको इसे किसी और ढंग से भी बता सकता हूं। देखना चाहते हो कैसे? अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी ये प्लस लोन ये कर दूं तो इन दोनों को मैं आगे क्या करूंगा? इन दोनों पर मैं फाइनेंस लगाऊंगा और 2 लाख की पेमेंट करूंगा। ये अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अमन फटाफट से बताओ कि अगर मैं ये लोन को और ये लीज लायबिलिटी को दोनों कंबाइन कर दूं तो ये कितने का अपीयर होगा? 1493 का अपीयर होगा। 1493 पे मैं ब्याज लगाऊंगा और 2-2 लाख की पेमेंट करूंगा। दिस अकाउंट विल टेली, क्योंकि 1493 वाज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख, तो इट विल डेफिनेटली टेली। इसका मतलब यह कि उससे आपका सारा अकाउंटिंग मैच हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, इंडियस गलत होगा? इंडियस तो ठीक होगा ही होगा। आरओयू एसेट पूरे 14 लाख वाले अमाउंट पे नहीं दिखा सकते। 14 लाख क्या चीज थी? नहीं 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 देवांश, 14 लाख का तो एसेट ही नहीं था ना, वो तो आपने महंगा बेच रखा है। तो वो तो टोटली 1193 का था, फिर उसको दबाना भी है आपने अपने पास। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ बायर लेजर की बुक्स में क्या होगा? ये तो सेलर लेजी था, बायर लेजर की बुक्स में क्या होगा? पहले वो एसेट को बाय करेगा, तो जरा बताओ एसेट को जब बाय करेगा तो एसेट को बाय करेगा और उसका भी तो यहां पर एक लोन का एसेट आ जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ वो 30 लाख का एसेट है तो वो भी रिकॉर्ड कर देगा, 3 लाख का लोन और 27 लाख का एसेट रिकॉर्ड कर देगा। बीइंग एसेट रिकॉर्डेड, उसमें तो कोई चक्कर है नहीं है, पुरानी पॉलिसी नई पॉलिसी उसके यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एसेट परचेज्ड, तो उसके पास एसेट आ गया, लोन आ गया और पेमेंट आ गई। और फिर फ्यूचर में वो क्या करेगा? अकाउंटिंग करेगा एज पर लेजर ऑपरेटिंग लीज। कुछ याद है आपको? ऑपरेटिंग लीज में आप रेंटल इनकम ढूंढते हैं तो वो रेंटल इनकम निकालेगा। अगेन दिस इज जस्ट सेवा, मांगा नहीं है उसने, सिर्फ ये एंट्री मांगी है। तो अगर मान लो क्वेश्चन की बात करते हो तो क्वेश्चन ये है, ये तो मैं आपको सेवा में बताया। तो आप अपने पास सवालों में जब करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी बुक्स में, अब आरओयू भी अप्रॉक्सीमेटली उसी कंटिन्यू होगी। हाँ बिल्कुल ठीक निहार, बट वो अप्रॉक्सीमेट वर्ड को मैं चेंज कर रहा हूं, मैं बोलूंगा उसी प्रोपोर्शन में होगी। ओके, अप्रॉक्सीमेशन से तो लगता है बराबर 27 के आसपास आ रही है, तो इट इज नॉट लाइक दिस। असल में निहार क्या प्रॉब्लम है कि हमने ना उससे लीज पर हो सकता है 40 साल में लेना चाहिए, हमने 20 साल के लिए लिया है, तो हम ऑलरेडी आधा ही एसेट ले रहे हैं। इसका मतलब वो अप्रॉक्सीमेशन वर्ड में बोल नहीं सकता, इसलिए मुझे प्रोराटा करना पड़ रहा है। हाँ विशेष कह रहा है शुरू में ही फेयर वैल्यू पे। हाँ तो विशेष अब ऐसा ना सवाल में मसाला भी तो आएगा कहीं ना कहीं से। हाँ सर्वेश सेवा में यह लिखा है कि लेजर एक बार ये एंट्री डाल देगा तो उसके बाद तो वो लेजर बन जाएगा, तो अकाउंटिंग करेगा एज लेजर। और याद है लेजर की अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग लीज में क्या करते थे? रेंटल इनकम निकालते थे। कैसे निकालते थे? लीज पेमेंट माइनस इंसेंटिव्स डिवाइडेड बाय लीज टर्म। तो वो हम वैसा वैसा करते थे, वो क्वेश्चन में मांगा हुआ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको याद कराने के लिए बताया कि वंस द पर्सन बिकम्स आफ्टर बायर ही बिकम्स लेजर, तो लेजर बनते ही नॉर्मल एंट्रीज उसकी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो दिस वाज वन क्वेश्चन जो आपको मैंने डिस्कस करवाना था। इसके अंदर हमारे पास पेंडेंसी चल रही थी। और एक और भी क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने कहा, आई डोंट रिमेंबर कुछ बच्चे ने कहा, बट उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर एक और है, वो है 65। क्वेश्चन नंबर 65
तो आइए देखें क्वेश्चन 65 क्या कहता है। नेट ऑफ 12 लाख और 530 का सिग्निफाई करता है। हाँ बिल्कुल ठीक गार्गी। हाँ मैं अभी श्रद्धा 41 पे भी आता हूं, पहले मैं इसकी बात करूंगा जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो इनने शायद क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ होगा। सी लिमिटेड अवेल्ड अ मशीन ऑन फ्रॉम एफ लिमिटेड, टर्म्स एंड कंडीशन आर एज अंडर, लीज पीरियड है 3 साल, मशीन की कॉस्ट है 8 लाख, मशीन हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, machine reverts back to F Limited on termination of lease. UGRV है ₹50,000. 3 equal installments are made at the end of each year. Now the question has a problem. Lease rents are missing. Oh, lease rents are missing. मुझे एक बात बताओ, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV. डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV. क्योंकि आप लेजर में कहते हो कि लेजर इससे तथा इससे दोनों को जोड़कर चेक करेगा कि उसकी फेयर वैल्यू रिकवर हो रही है कि नहीं हो रही। वहां पर आप कंडीशंस लगाते थे ना, कंडीशंस ऑफ लीज, तो उसमें आप चेक करते थे कि ये 90% होना चाहिए, ये 10% तक हो सकता है। तो आप देखते थे कि अगर मान लो ऐसा है तो हम उसको देखते थे। अब एक बात बताओ, अगर ये मिसिंग है, फेयर वैल्यू क्वेश्चन में आपको उसने दी हुई फेयर वैल्यू इसमें फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्या मैं ये बेस्ट अजम्पशन लगा लूं कि कॉस्ट ही फेयर वैल्यू है, क्योंकि और कोई क्वेश्चन में डाटा ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये 8 लाख है, UGRV क्वेश्चन में गिवन है 50,000, कैन यू फाइंड आउट द एक्स? तो आराम से सोचिए, तो आपको वहीं जवाब मिल जाएगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। तो मुझे फटाफट से बताओ कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये 3rd ईयर की है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3rd ईयर की बताओ कितनी आएगी? 50,000 3rd ईयर की वैल्यू। तो 10% का रेट है, तो थर्ड ईयर की वैल्यू हो गई 0.751. ओके, तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स? तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो लीज रेंट ही ढूंढे। कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल। तो लीज रेंटल इनकम को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू PV ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस PV ऑफ UGRV. Assume cost of asset is equal to fair value, that is ₹8 lakhs. 8 lakh is equal to PV of lease payments plus PV of 50,000 UGRV. तो मुझे ये बताओ, PV of lease payments प्लस 0.751 ऑफ 50,000, तो PV ऑफ लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू 8 लाख माइनस ये कितना आ जाएगा? 37,565 भाविक, 37,565। तो लीज पेमेंट अगर निकालनी हो तो बताओ क्या करेंगे? 8 लाख माइनस 37,565 डिवाइडेड बाय PV मतलब एन्युटी फॉर 3 years। एन्युटी फैक्टर बता दो कितने का आता है फॉर 3 years। तो शुभम ने कहा 2.48, $2.4868। तो व्हाट इज योर लीज पेमेंट्स? फाइंड आउट। 306,593, 306,593। तो क्वेश्चन में आपके पास उसने पहले ये पूछा, कहता है फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, और एक अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी मांगी है।
मुझे बताओ कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो मुझे फटाफट से ये बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकाली जाएगी। पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देख लो। अगर मान लो लीज पेमेंट है 306 593 फॉर 3 ईयर्स प्लस 50,000, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल लगा लीजिए 969,779 और नेट इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। हालांकि इसका करना कुछ नहीं, आपको याद है ये इंटरमीडिएट में भी करते थे आप। और एक उसने बोला चेक करो ये कौन सी लीज है, चेक लीज। तो मुझे बताओ क्या इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है? कहीं मेरे ख्याल से लिखा हुआ नहीं है। क्या इसमें परचेज ऑप्शन टू बाय एसेट है? मुझे फटाफट से बताना लीज पीरियड कितना है। 3 इयर्स। और लाइफ ऑफ मशीन कितनी है? 5 इयर्स। क्या ये 60% लाइफ कवर हो गई? क्या कवर कर, क्या मानेंगे? जैसे 60% हो गया तो मैं क्या बोल दूंगा? बोलूंगा दिस इज यस इट इज फाइनेंशियल लीज। बस, और क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो इसमें मुख्य काम जो था हमारे पास वो तो लीज रेंट निकालने का था, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज रिटन बिलो लीज पेमेंट? लीज पेमेंट के अंदर लिखा है ये मैंने पीवी ऑफ लीज पेमेंट एन्युटी फैक्टर फॉर 3 इयर्स। ये लिखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। गार्गी ये लिखा हमने ग्रॉस लीज पेमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कि जो लीज की पेमेंट्स हैं वो ये हैं, तो ये हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। अब चले आगे कि नहीं गार्गी? एक क्वेश्चन 41 की भी रिक्वेस्ट आई है। क्वेश्चन 41 में क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं बेटा, एक बार बताएंगे? क्वेश्चन 41 हमने ऑलरेडी 41 किया हुआ है। जयश्री कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया? बेटा लीज रेंट है ना, तो ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, तो टोटल लीज रेंट का मैंने समेशन किया, टोटल किया ना कि 306 3 बार आएगा अगर, तो ये टोटल और प्लस आप ऐसे करके लिखते ना 306 593 फिर 306 593 फिर 306 593 फिर आप 50,000, ये ईयर 1 2 3 4, फिर आप इनका टोटल लगाते। मैंने ऐसे कर दिया और कुछ नहीं किया। जून और दिसंबर में कंफ्यूजन है, तो मैं एक बार श्रद्धा चेक कर लेता हूं जून और दिसंबर में क्या कंफ्यूजन है आपको। जून और दिसंबर में ये कंफ्यूजन आपकी गलत है, क्योंकि वो उन्होंने मॉडिफिकेशन जो की है वो इफेक्टिव कब हो रही है। जैसे हम लीज के अंदर भी लीज की इंसेप्शन पे एंट्री नहीं डालते, कमेंसमेंट पे डालते जब इफेक्टिव होती है, वैसे ही यहां पर आपकी जो श्रद्धा लीज है क्वेश्चन 41 में, वो इफेक्टिव कब हो रही है मॉडिफिकेशन। उन्होंने कहा मॉडिफिकेशन इफेक्टिव दिसंबर में हो रही है, तो हम दिसंबर तक तो पुरानी लीज कंटिन्यू करेंगे और दिसंबर से मॉडिफाई करेंगे। रियल में ऐसा नहीं होता ना श्रद्धा कि हम कहें आज मॉडिफाई हुआ तो आज से ही चेंज करो। वी में से कि चलो ठीक है आज एग्री करते हैं, फ्यूचर डेट में हम चेंज कर लेंगे, तो फिर एक्चुअल में आपकी फ्यूचर डेट ही है। हाँ बिल्कुल जयश्री, 3 का साल का फैक्टर लिया तो 3 साल का ही तो रेंट है, तो वही इसलिए 3 लिया हमने अपने पास। तो और हमारे पास मेरे ख्याल से इसके साथ तो सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नाउ ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन ईदर डिस्कस्ड और डन इन द क्लास। हाँ अमन, मैं बना दूंगा इसका समरी वीडियो बना दूंगा मैं उसके अंदर। आज ही कैलकुलेट करें हैं क्या? आज ही कैलकुलेट करें हैं क्या? मुझे नहीं समझ में आई सर्वेश, क्या आज ही कैलकुलेट करें हैं इसका क्या मतलब हुआ? तो आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
अब हम आपको अगले क्वेरी सेशन में मिलेंगे। अगला क्वेरी सेशन जो है वो हमारे पास इंड एएस 1 का आएगा और मैं उसको भी अचानक 1 या 2 दिन पहले आपको बता दूंगा और उस क्वेरी सेशन को भी अपने पास हम लगा देंगे। क्या ऐसा कर लें कि अगला क्वेरी सेशन हम इंड एएस 102 तथा इंड एएस 1 कंबाइन कर दें? ऐसे कर दें क्या, और नेक्स्ट संडे ही लगा लें? तो क्वेरी सेशन इंड एएस 102 का प्लस इंड एएस 1 का कंबाइन कर दें और संडे को ही लगा लें। प्रियांशी कंबाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है 102 में ज्यादा क्वेरीज आपकी होंगी नहीं, मतलब यू वोंट हैव लॉट्स ऑफ क्वेरी इन इंड एएस 102 और इवन नॉट लॉट्स ऑफ क्वेरी इन इंड एएस 1 आल्सो। मतलब अगर मैं संडे को लगाऊंगा भी तो पता चला 15-20 मिनट आधे घंटे में ही खत्म हो गई बात, तो संडे हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो 2 कर लेंगे तो इन दैट केस चलो ठीक भी हो जाएगा और क्वेरी सेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं टेंटेटिवली यही है, मैं क्लास में आकर एक बार फिर से ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा, टेंटेटिवली यही शेड्यूल है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, पक्का अमन, बाय बाय।